टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फिर से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इसके पहले 837 प्रश्नों को हमने देखा था और इसके बाद के प्रश्न इस वीडियो में हैं। इस वीडियो में कुल 50 प्रश्न हम देखेंगे आज। ये सबसे लंबा वीडियो होगा। इसके पहले जो वीडियो हैं सब में औसतन 32 या 35 प्रश्नों को ही देखा गया है, लेकिन इसमें हम 50 प्रश्नों को देखेंगे और इसके बाद जो बाकी के प्रश्न होंगे उसको अधिक से अधिक 2 या 3 वीडियो में इसको ख़त्म करना है। और ऐसे ये प्रैक्टिस सेट के हिसाब से ये हमारा 21वां प्रैक्टिस सेट होगा। इसके पहले 20 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उसे देख सकते हैं। पीडीएफ की बात है, बहुत से साथी पीडीएफ की मांग कर रहे हैं, तो पीडीएफ आपको ज़रूर दिया जाएगा। उसके लिए आपको एक मोबाइल नंबर है यहाँ पे देखिए, और इस पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा। इसके बाद आपको पीडीएफ यहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा। 9973 40 22 11 ये नंबर है। इसके बाद से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिलहाल देखिए यहाँ से इसका ये आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कांच है जो श्वेत रंगों को विभाजित कर 7 रंगों में प्रदर्शित करता है। ये पहला प्रश्न आज के लिए है कि वैसा कौन सा जो कांच है वो क्या करता है कि श्वेत रंगों को, जो कि हम जानते हैं कि श्वेत रंग में जो सफ़ेद रंग होता है उसमें 7 रंग होते हैं, तो कौन सा ऐसा कांच है जो श्वेत रंगों को 7 रंगों में विभाजित करके और उसको दर्शाता है। तो उसके लिए प्रिज्म होता है, क्योंकि देखिए प्रिज्म की जो आकृति होती है यानी कि वो ये त्रिभुजाकार होता है, 3 डायमेंशनल होता है वो। और जब श्वेत प्रकाश की किरण ऐसे गुजरती हैं तो उसके अपवर्तन होता है और ये 7 रंगों की एक पट्टी बनाती हैं। ये जो इंद्रधनुष का जो रंग होता है सभी रंग इस पर एक बैंड बनाते हैं, यानी कि पट्टी की तरह दिखाई देता है। यानी कि सही जवाब इसका होगा प्रिज्म होगा। और नेक्स्ट इसका है कि वह व्यक्ति जो चल नहीं सकता उसे क्या कहते हैं। वैसा व्यक्ति जो चल नहीं सकता है, तो देखिए यहाँ पे काफ़ी आसान सा प्रश्न है, यानी कि उसको लैम यानी कि लंगड़ा कहते हैं जो चल नहीं सकते हैं। और नेक्स्ट है कि वह कौन सा जानवर है जो उड़ सकता है। इसमें देखिए उड़ने वाले जानवर कौन है, देखिए इसमें जो ये चमगादड़ है वो उड़ता है, आसान है। और ये सभी प्रश्न जो कि 6 to 8 और 3 से 5 के पर्यावरण और विज्ञान के प्रश्न हैं, तो बहुत से प्रश्न हैं जो आपके जो ज्ञान का जो लेवल है उसके अनुसार काफ़ी इजी भी आपको लगते होंगे। फिलहाल अगला प्रश्न है कि निम्न में कर्कश किस जानवर की आवाज़ है। कौन से जानवर की आवाज़ जो काफ़ी कर्कश होती हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें कि कर्कश आवाज़ कौन देता है, यानी कि मेढक की जो आवाज़ है, यानी कि टर की जो आवाज़ आती है काफ़ी कर्कश होता है सुनने में। और नेक्स्ट है कि मेरी गति धीमी और स्थिर है और मैं हमेशा रेस जीतता हूँ। किस जानवर के संबंध में यह कथन कहा गया है कि वो काफ़ी धीमी गति से भी चलता है और हमेशा रेस भी जीत जाता है। तो ये कौन सा जानवर हो सकता है। तो देखिए एक कछुआ और खरगोश की कहानी आपने पढ़ी होगी। इसमें कछुआ जो है काफ़ी धीमी गति से ही चला, लेकिन लगातार चला और अंत में रेस वो जीत गया। और जबकि खरगोश काफ़ी तेज़ भी चला, लेकिन उसे अपनी चाल पर, या फिर ये कहें कि उसको इस बात का अभिमान था कि वो तो काफ़ी तेज़ दौड़ता है और फिर भी वो रेस को हार गया था। तो फिलहाल इसका आंसर ये कछुआ है। नेक्स्ट है कि पानी में और ज़मीन पर भी कौन रहता है। वैसे जानवर जो पानी पर भी रह सकते हैं और ज़मीन पर रह सकते हैं उसे हम उभयचर प्राणी कहते हैं। यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे उभयचर प्राणी होते हैं जो जल और स्थल यानी कि पानी और ज़मीन पे दोनों पे रहते हैं, उसको उभयचर प्राणी कहा जाता है। और वैसे में कौन होते हैं, तो देखिए उसमें उसका सही जवाब है यानी कि जो मेढक होता है वो इस ऑप्शन के अनुसार उभयचर प्राणी है। ऐसे बहुत से उभयचर प्राणी हैं जो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं, तो इसका इस विकल्प के अनुसार सही जवाब होगा यानी कि मेढक। और नेक्स्ट है कि मैं एक पेड़ पर उल्टा लटक जाता हूँ, यह कौन सा जीव है। कौन सा जीव है जो किसी भी पेड़ पर उल्टा लटक सकता है। तोता, चील, चमगादड़ या फिर गौरैया। इसका सही जवाब है चमगादड़ जो है वो किसी पेड़ पे उल्टा लटक सकता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसके लिए। औषधीय पौधा कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा पौधा जो है वो औषधीय नहीं है, यानी कि औषधि के तौर पे हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तुलसी है, ये तो काफ़ी औषधि पौधा है, ये सब जानते हैं। नीम का भी पौधा है, पुदीना है, और ये देखिए इसमें जो आम का पौधा है वो फल की श्रेणी में आता है और ये औषधि पौधों के रूप में उसे नहीं माना जाता है। बाकी जो नीम, पुदीना और तुलसी के पौधे हैं उनके जो वो पौधे होते हैं, यानी कि उनके जो पत्ते होते हैं काफ़ी लाभदायक होते हैं और हम बहुत से बीमारियों या रोगों के उपचार के लिए इन पौधों का, इनके पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे हाथों पर रंगीन डिजाइन बनाने के लिए किस पौधे की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो सही इसका सीधा सा जवाब है मेहंदी, यानी कि अपने हाथों पे लोग लगाते हैं और उसमें
उस पर काफ़ी जो है कि उसका रंग निखरता है। नेक्स्ट है कि इस पेड़ के फल से जूस बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस कौन सा ऐसा पेड़ है जिसके फल पेड़ से जो है कि वो यानी कि फल से जूस बनाया जाता है। तो यानी कि नारंगी का जो फल है जिससे जूस उसका बनता है। और नेक्स्ट है कि इस पौधे की पत्तियों को यानी कि खाया भी जा सकता है। इससे कौन से पौधे की पत्तियां हैं जिसे खाया जाता है? तो देखिए इनमें से सभी इसका सही जवाब होगा। यानी कि हम जानते हैं कि जो तुलसी, पुदीना और पान का पत्ता है वो खाया जाता है। और इस तरीके से ऑप्शन डी इसके लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि मैं आपका राष्ट्रीय पक्षी हूँ, मैं कौन हूँ? यानी कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर हैं, वो राष्ट्रीय पक्षी हैं। और इसके बाद है कि पानी का ठोस रूप क्या होता है? पानी यानी कि जब पानी ठोस रूप में जम जाता है तो वो क्या होता है? यानी कि वो बर्फ़ बनता है। यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब होगा। आप जानते हैं कि किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इस तरीके से ये पानी जब का ठोस रूप जो है वो यानी कि बर्फ़ होता है। पानी जब जम जाता है तो वो बर्फ़ का रूप लेता है। जल का स्रोत क्या नहीं है इसमें से? देखिए नदी, नहर, बांध या फिर बांध, ये कौन सा जल का स्रोत नहीं है इसमें? तो देखिए जल का स्रोत कौन सा नहीं है? यानी कि बांध जो है ये जल का स्रोत नहीं है। बाकी नदी, नहर और ये बांध ये सभी जल से संबंधित हैं, यानी कि जल के स्रोत हैं। और इसके बाद है कि पानी की उस बूंद का क्या नाम है जो आप सुबह घास पर देखते हैं? यानी कि घास पर हम देखते हैं पानी की बूंदें जो दिखाई देती हैं सुबह में, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ओस कहा जाता है। यानी कि ओस की बूंदें जो हैं घास पे दिखाई देती हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश पे वो काफ़ी चमकती भी हैं, मोतियों की जैसे। और इसके बाद है कि पानी किसके लिए आवश्यक होता है? पानी पीने के लिए, सफाई के लिए, बढ़ते पेड़ के लिए, यानी कि सभी के लिए हम पानी की काफ़ी नितांत आवश्यकता होती है। इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से हैं, देखिए 854वां प्रश्न होगा ये कि हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है? आप सभी जानते हैं कि जो ये हमारा जो परिवार होता है वो हमारे जीवन की पहली पाठशाला होती है। यानी कि इस तरीके से ऑप्शन के अनुसार हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। परिवार जो है वो हमारा पहला स्कूल होता है, जहाँ हम किताबी ज्ञान नहीं सीखते हैं बल्कि हम अपने परिवार सीखते हैं और सामाजिक ज्ञान को सीखते हैं। और किसी भी व्यक्ति के लिए उसका परिवार जो है वो पहला स्कूल होता है, यानी कि पहला विद्यालय होता है। नेक्स्ट है कि पिता का भाई क्या कहलाता है? इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं। इसके बाद है कि जब मैं अतीत के बारे में जानना चाहता हूँ तो मैं जाता कहाँ हूँ? मेरा दोस्त के पास, अंकल के पास, मेरी बहन के पास या फिर मेरी दादी के पास? इस प्रश्न को थोड़ा फिर से समझिएगा कि जब मैं अतीत के बारे में जानना चाहता हूँ तो मैं जाता कहाँ हूँ? यानी कि अपने अतीत के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, यानी कि अपने पास्ट के विषय में, तो बीते हुए समय के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कहाँ जाते हैं? तो जाहिर सी बात है कि जब हम अपने अतीत के बारे में अगर जानना चाहें, कुछ बीती या बहुत से पहले की बातों को जानना चाहते हैं, तो अक्सर दादा दादी जो हैं वो पुरानी बातों को या पहले की बातों को बताते हैं, और जो हमारे लिए अतीत के समान होता है। नेक्स्ट है कि जानवर जो घर के अंदर नहीं रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये कौन से जानवर हैं जो घर के अंदर नहीं रह सकते हैं? यानी कि छिपकली, गाय, भेड़ या फिर ये लोमड़ी। तो घर के अंदर कौन नहीं रह सकते हैं? तो देखिए इसमें यानी कि जो लोमड़ी है वो घर के अंदर नहीं रह सकती हैं। बाकी नेक्स्ट है कि हम खाना कहाँ पकाते हैं? रसोई घर में खाना पकाते हैं, सीधा सा सवाल है। और नेक्स्ट है कि हमें अपना घर कैसे रखना चाहिए? घर हमें यानी कि घर को हमें साफ़ सफाई के साथ रहना चाहिए, साफ़ सुथराई रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि मैं मरे हुए जानवर खाता हूँ, मैं कौन हूँ? ये जानवर के संबंध में है कि वो कौन सा जानवर है जो मरे हुए जानवरों को खाता है। तो आप देख सकते हैं इसका सही जवाब होगा यानी कि जो गिद्ध है, हालांकि उसकी प्रजाति अब लुप्त हो गई हैं, तो गिद्ध जो है कि वो मरे हुए जानवरों को खाता है। इसके बाद है कि 4 महीने की उम्र तक एक बच्चा केवल क्या खाता है? 4 महीने की उम्र क्या, 6 महीने तक बच्चों को माँ का दूध ही दिया जाता है और वही उसके लिए सर्वोत्तम आहार भी होता है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। मेरी चोंच गुलाबी और पंख भूरे रंग के हैं, मैं कौन सी चिड़िया हूँ? ये प्रश्न है 862 नंबर ये प्रश्न है, और सही जवाब इसका है तोता है, कि उसके चोंच गुलाबी होते हैं और वो उसके पंख जो है कि भूरे रंग के होते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि रक्त की कोशिकाएं कौन है जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं? यानी कि आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जो डब्ल्यूबीसी हैं
वे वैसी ब्लड सेल होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। हम सुबह क्या खाते हैं? नाश्ता, दिन का खाना, या फिर आप देखिए ऑप्शन और भी हैं, यानी कि इसमें हम सुबह में अक्सर हम नाश्ता करते हैं, यानी कि हल्की भोजन लेते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद है कि जो लोग सुन और बोल नहीं सकते, उनके संचार का माध्यम क्या है? जो सुन नहीं सकते हैं और बोल नहीं सकते हैं, यानी कि जो यानी कि सुन नहीं सकते, बहरे हैं और गूंगे हैं, उनके लिए संचार का माध्यम, यानी कि वो अपनी बातों को किस तरीके से रखते हैं, यानी कि चेहरे के भावों के ये माध्यम से संचार करते हैं, यानी कि अपनी बातों को या लोगों की बातों को वो चेहरे के भावों को देखकर समझते हैं या वो बताते हैं। नेक्स्ट है कि नृत्य में हाथ और चेहरे की अभिव्यक्ति की गति क्या होती है? मुद्रा या भाव या फिर दोनों? तो देखिए, नृत्य में जो चेहरे और हाथ की जो अभिव्यक्ति होती हैं और चेहरे की जो अभिव्यक्ति होती है, यानी कि वो ये मुद्रा भी कहलाता है, यानी कि मुद्रा और भाव दोनों ही कहलाता है, यानी कि उस मुद्रा होती है और वो भाव का भी एक मिला जुला रूप होता है। नेक्स्ट है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? काफ़ी प्रचलित ये प्रश्न है, यानी कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है जो दूध को दही में जमाने का काम करता है। हम देखिए इसके बाद के प्रश्न है कि आलू में उपस्थित क्या होता है? आलू में मंड, प्रोटीन, वसा या फिर खनिज लवण, इनमें से क्या उपस्थित होता है? तो देखिए, आलू में मंड उपस्थित होता है, यानी कि आलू का जैसे आलू को हम जानते हैं कि वो ज़मीन के अंदर वो आलू का वो पौधा, यानी कि आलू का जो हिस्सा हम खाते हैं, आलू ज़मीन के नीचे होने वाला ये जो है कि कह सकते हैं कि सब्जी हैं। और हम आलू का कौन सा भाग खाते हैं, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि आलू जो है इसमें इसकी तना जो है, यानी कि जिसमें जो पत्ते इसके होते हैं वो बाहर निकले होते हैं और ये ज़मीन के अंदर होता है। तो आलू का कौन सा भाग हम खाते हैं? आप क्या सोचते हैं इस पर कि आलू का वो क्या, हम तो तना आपके अनुसार, यानी कि आप इस चीज़ को ज़रूर जानते होंगे कि चूँकि हम इसको, ये आलू का है, आलू का ये पौधा है और ये ऐसे नीचे ज़मीन के नीचे ये आलू हैं, तो हम आलू का कौन सा भाग खाते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे जो फल या खाने वाले जो भी पदार्थ हैं, तो फल या सब्जियां हैं, तो उसमें से इस पर भी प्रश्न आते हैं कि उसके आखिर हम किस भाग को खाते हैं? आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आप कमेंट में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और चलिए, हो सकता है कि फिर आप भी भूल जाएँ और हम भी बताना भूल जाएँ, तो इसको मैं बता देता हूँ। ऐसे आप भी इसको ज़रूर जानते होंगे कि आलू का ये तना वाला भाग होता है जो ज़मीन के नीचे रहता है और इसके ऊपर भी जो पत्तियाँ इसकी निकली होती हैं। अब इसमें कन्फ्यूज हम लोगों को ये कर देता है कि हम लोग यही समझ जाते हैं कि भाई ये तो नीचे है, तना तो उसका ऊपर है, जो ये जिसमें पत्ती होते हैं या उसका जो पौधा निकला होता है। तो ये आलू का जो है ये तना का भाग होता है, तना ही है ये, यानी कि आलू का ये तना वाला भाग हम खाते हैं। अब इसकी जड़ों की बात करें, क्योंकि ज़्यादातर यही कन्फ्यूज करता है कि हम तो उसको वो जड़ समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, ये आलू है। तो देखिएगा इसमें आँख जो निकले होते हैं और इसका जड़ तो वो होता है। तो इस तरीके से हम आलू का तना भाग खाते हैं और उसमें मंड पाया जाता है ये। उसी तरह से प्याज का कौन सा भाग खाते हैं? तो देखिए, प्याज में भी हम जो प्याज का हिस्सा होता है वो भी देखिए ऐसे मिट्टी के ऐसे, यानी कि मिट्टी के नीचे ऐसे ये रहता है। देखिए, इसकी जड़ें नीचे रहती हैं और इसका ये हरा वाला भाग ऊपर रहता है, ये फिर मिट्टी के नीचे रहता है। लेकिन प्याज का भी हम तना ही खाते हैं क्योंकि इसकी जड़ तो नीचे रहती है। और इसके बाद चलिए देखते हैं अब कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग यानी कि ये आयोडीन की कमी से होता है और इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि हम आयोडीन युक्त नमक को ही खाएं। इसके बाद है कि रुक्षांश के मुख्य स्रोत कौन कौन से, यानी कि रुक्षांश कहाँ से प्राप्त होता है हमें? तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि ये देखिए, ताज़े फल और सब्जियों से हमें रुक्षांश की प्राप्ति होती है। भोजन के, यानी कि देखिए, भोजन में मंड परीक्षण के दौरान जो टिंक्चर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदे मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। ये बताना है कि जब हम मंड का परीक्षण करते हैं भोजन में, तो ये 6-7 में ही पढ़ना है। तो उसमें जो टिंक्चर आयोडीन को हल्के घोल की कुछ बूंदे मिलाने पर खाद्य पदार्थों का रंग बदल जाता है और वो किस प्रकार का हो जाता है? तो वो नीला और काला, यानी कि उसमें नीलापन हो जाता है, जो ये नीला और काला का एक मिश्रण जैसा हो जाता है। अब इसके बाद देखिए, इस पर मिलान करने वाला कुछ प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और यहाँ से आपको बताना है कि देखिए, एक तरफ ये कुछ बीमारियों के नाम हैं और एक तरफ ये विटामिन के नाम दिए गए हैं। इसमें बताना है कि कौन सा विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। पहला स्कर्वी है, यानी कि जो स्कर्वी रोग हैं वो किस बीमारी या किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए, ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, यानी कि पहला का जो ये ए का जो सही मेल है वो तीसरा से है। दूसरा रिकेट्स
रिकेट्स जो है यानी कि चेहरे पर जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और इस तरीके से क्या होता है कि उसको रिकेट्स की बीमारी कहते हैं। तो ये क्या है कि जो बी है रिकेट्स, ये मिलता है यानी कि रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, यानी कि ऑप्शन इसका ये ऑप्शन इसका 4 ये चौथा सही है, यानी कि पहला जो स्कॉर्बी है वो विटामिन सी से होगा, रिकेट्स ये विटामिन डी का है 4 से मिलेगा। इसके बाद है घेंघा रोग, ये आप जानते हैं अभी इसके पहले मिला था कि आयोडीन की कमी से होता है। बेरी ये विटामिन बी की कमी से होता है, काफ़ी आसान है। देखिए बेरी यानी कि विटामिन बी है 2 से मिलेगा, और दृष्टिहीनता जो है यानी कि आँख में जो रोशनी का कम होना ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो इस तरीके से ये इसका सही मिलान है, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। और ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो आप मिला सकते हैं यहाँ से। इसमें देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखिए इसमें ऑप्शन सी सही है जो नीचे दिया हुआ है, अभी स्क्रॉल करने पर आगे आएगा, फिलहाल आप इसको देख सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद है कि देखिए इसका ऑप्शन सही इसमें ये सी दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव निर्मित तंतु कौन सा है। ये तंतुओं से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि हम जानते हैं कि तंतु 2 प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित होता है और एक प्राकृतिक तंतु होता है। तो मानव निर्मित तंतु पूछा है, तो देखिए ये पॉलिएस्टर है, नायलॉन है और ये एक्रिलिक जो है यानी कि वो सभी ये हैं, ये मानव निर्मित हैं, मानव के द्वारा बनाए गए हैं। इसके बाद है कि बिहार के निम्न में से, ये देखना अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्न किस जिले में जूट अधिक उगाया जाता है। जूट की खेती सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ होती है। देखिए कटिहार, मधेपुरा और ये सहरसा, ये सभी जो ज़िले हैं वो जूट की, इसके साथ साथ पूर्णिया भी है जो जूट के खेती में काफ़ी अग्रणी है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जूट का उत्पादन होता है। इसके बाद है कि इसमें निम्न में कौन कोमल पदार्थ है। साबुन है, रबर, लकड़ी या फिर लोहा। कोमल पदार्थ सबसे कोमल इसमें कौन है ये बताना है, और सही जवाब इसका है रबर जो है वो कोमल होता है। किस पदार्थ में चमक होती है, लोहा, लेड, सोना या फिर लकड़ी। लेड यानी कि देखिए इसमें जो सोना है वो उसमें काफ़ी चमकदार होता है सोना, ये धातु भी है। नेक्स्ट इसमें है कि निम्न में से कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है। कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है या जल के अलावा भी घुल सकता है, यानी कि ये प्रश्न थोड़ा देखें, जल के अलावा भी घोलक हो सकता है ये प्रश्न कह रहा है। तो देखिए इसमें सही जवाब यानी कि केरोसिन तेल है जो जल, चूँकि हम जानते हैं कि ये प्रश्न का कहने का मतलब है कि जल तो ये घोलक है ही, किसी वस्तु को अपने में घुला लेता है, लेकिन जल के अलावा ऐसा कौन सा इसमें से पदार्थ हैं जो वो भी किसी चीज़ को अपने में घुला सकता है, यानी कि केरोसिन का तेल है जो जल के अलावा भी घोलक का काम करता है। इसमें अब देखिए इसके बाद के प्रश्न है, अब कुछ ही प्रश्न बच गए हैं आज के लिए। इसमें देखिएगा कि ये प्रश्न है कि वह घोल जिसमें घुल्य पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती उसको क्या कहते हैं। जिसमें घुल्य पदार्थ की अब और मात्रा नहीं घुल सकती हो, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं, यानी कि उसको संतृप्त घोल कहा जाता है। संतृप्त और असंतृप्त ये 2 प्रकार के घोल होते हैं। नेक्स्ट है कि कैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीज़ें अस्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई देती हैं क्या कहलाती हैं। वैसे होना चाहिए, कैसे लिखा हुआ है देख सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिनसे हो करके वस्तुएं या चीज़ें अस्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई देती हैं उससे हम क्या कहते हैं। देखिए पारदर्शी जो होता है, पारदर्शी पदार्थ का मतलब हुआ कि जिससे हो करके कोई वस्तु काफ़ी स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे जो कांच है तो वो पारदर्शी होता है, यानी कि कांच की तरह हो करके भी हम किसी वस्तु को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अपारदर्शी होता है जिनसे कोई वस्तु बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे सकती हैं, जैसे कि हम अगर लकड़ी की तरफ से देखें या कोई अपने किताब सामने रख के देखें तो प्रकाश चूँकि आर पर होगा ही नहीं, वो अपारदर्शी हैं। पारभासी जो होता है जो जिससे कि वस्तु जो है, यानी कि किसी वस्तु से हो, अब आप उसको देखते हैं इसके हो करके तो इसके पीछे वाले जो वस्तुएं हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं, हल्की दिखाई देती हैं। ऐसे ही वस्तुओं को हम कहते हैं पारभासी कहते हैं, जो कि आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो पारभासी ऐसे वस्तुएं होती हैं जिनसे हो करके कोई चीज़ जो है वो अस्पष्ट दिखाई देगी, मतलब साफ नहीं दिखाई देंगी, धुंधली दिखाई देंगी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। हालांकि इसमें ऑप्शन में यहाँ पे देखिए दे रहा है कि पारदर्शी को सही जवाब माना है, लेकिन ये पारदर्शी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि पारदर्शी का मतलब हुआ कि जब वैसे पदार्थ हैं जिनसे वस्तुएं और चीज़ें जो है अस्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई देती हैं तो वो पारदर्शी कैसे हैं। पारदर्शी का मतलब कि वो साफ बिल्कुल ही दिखाई देगा, यानी कि अस्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन तो इसका यानी कि ए को दिखा रहा है जो कि गलत है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि वे पदार्थ, बाकी अगर आप
भी अगर इस पर कुछ कहना चाहें तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे मुझे यहाँ तक विश्वास है कि इसका सही जवाब पारभासी ही होगा। इसके बाद है कि वे पदार्थ, विश्वास ही नहीं बल्कि पूरा कन्फर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे हैं कि वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थ में घुल जाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम घुलनशील कहेंगे, जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं। जबकि जो अघुलनशील पदार्थ होते हैं यानी कि पानी में वो नहीं घुलते हैं। और इसके बाद है कि पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया में किसका उपयोग करते हैं। पदार्थों को अगर अलग करना हो तो किसका उपयोग किया जाता है, वाष्पीकरण करके, चून करके या फिर छान करके। तो ये सभी ये प्रोसेस हैं जो किसी पदार्थ को अलग करने का काम करता है। बहुत से पदार्थ जो घुलनशील पदार्थों को अलग करना है तो हम उसके लिए वाष्पीकरण करेंगे। बाकी जो अगर मोटे पदार्थ हैं, जो मिश्रण अगर कोई है जो मिल गए हैं, अगर वो घुलनशील नहीं हैं तो हम उसको चून करके कर सकते हैं और बाकी को हम छान सकते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट है कि जल में अघुलनशील एवं जल में से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया क्या कहलाती है। जो जल में अघुलनशील हैं और वे जल के जो भारी कण है वो बर्तन के पेंदी में जाके जमा हो जाते हैं, तो वैसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उससे हम कहते हैं यानी कि थिराना कहते हैं। इसके बाद है कि छिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उससे कहा जाता है यानी कि उसे भी यानी कि हम कह सकते हैं कि उसे निथारना कहा जाता है। इसके बाद वाला प्रश्न ज़रा सा देख सकते हैं, 882 नंबर ये प्रश्न था और इसका सही जवाब ये भी था, थिराना ही था। इसको हम कहते हैं यानी कि निथारना कहते हैं। और इसके बाद है कि जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी। मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करेंगे जो सबसे उपयुक्त रहेंगी, तो इसके लिए सबसे सही जवाब है यानी कि उसको चुन सकते हैं हम आसानी से। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जो ठोस रहता है और उसके बाद बिल्कुल ही वो गैस अवस्था में बदल जाता है, गैसीय अवस्था में, तो वो कौन सा है। यानी कि देखिए कपूर हैं, यानी कि जो सीधे ठोस से वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है, यानी कि वो जल जाता है, बिल्कुल ही उसमें अवशेष नहीं बचते हैं। और नेक्स्ट है कि बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर किस में बदल जाता है। बिना उबले हुए अंडे का जो द्रव है गर्मी पाकर के किस में बदलता है, तो आप जानते हैं उसमें ठोस में बदल जाता है। यानी कि अंडे का जो बिना उबला हुआ अंडा है उसका जो लिक्विड उसमें जो रहता है वो जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो ठोस बन जाता है, जम जाता है। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, वो कौन सा ऐसा पदार्थ है। चूँकि तीनों अवस्थाएं पदार्थ की ठोस, द्रव और गैस में होती हैं तो इसका सही जवाब ये जल है। देखिए ये तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी कि जल ऐसे जब है जल यानी कि द्रव अवस्था में है, जब हम उसको जमा सकते हैं यानी कि जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा यानी कि बिल्कुल वो जम जाता है तो वो ठोस बन जाता है। और फिर जब जल को अगर हम गर्म करेंगे तो फिर से वो वाष्पित हो जाएगा यानी कि गैस की अवस्था में भी आ जाएगा, यानी कि तीनों अवस्था में पाया जाता है। और आज के लिए सारी आखिरी प्रश्न है आज का, देखिएगा कि आम किस प्रकार का पौधा है। आम यानी कि शाक, झाड़ी, वृक्ष या फिर क्या, तो देखिए इसमें वृक्ष है, यानी कि आम का क्या होता है, बड़ा सा पेड़ होता है यानी कि वृक्ष होता है। तो ये आज के प्रश्न थे, कुल 50 प्रश्न थे आज के लिए। और इसके बाद से अब 112 प्रश्न और बचे हुए हैं, यानी कि कुल 1000 प्रश्नों का ये टारगेट है और इसमें से 888 प्रश्न आज हो गए। प्रश्नों का जो जवाब दिया गया है सब इसका आंसर के आधार पे ही दिया गया है। बाकी हो सकता है कि इसमें कुछ मिसप्रिंट हो, अगर ऐसा कुछ लगे आपको तो आप कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब ज़रूर बताइएगा। उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका सही आंसर बताया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ गलतियां हमसे भी हो जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसके बाद विज्ञान के अलग से कुछ प्रश्न आएंगे। इसके पहले जो जीव विज्ञान का एक सेट उसमें डाला गया है, उसके बाद अभी उसमें भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के भी प्रश्न हैं। और इसके बाद अभी सामाजिक विज्ञान यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी से और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो अभी आपके सामने आएंगे। आप चैनल के साथ अवश्य बने रहिएगा।